नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इससे पहले 3 टॉपिक हो चुका है, आज यह चौथा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वायु, मतलब एयर ना जी, वायु है टॉपिक का नाम। और आज इसे समझेंगे, जानेंगे क्लास 7 के स्टैंडर्ड से। इससे पहले 3 टॉपिक हो गया है, उसे भी आप देख लीजिए। और क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, वो भी देख लीजिए आप। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काहे कि एनसीईआरटी का क्लास कंटिन्यू होगा 6 to 10 तक टोटल, मतलब 11th-12th भी मान लीजिए, 11th-12th भी, साइंस एंड आर्ट्स दोनों। इसलिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए, क्या भाई, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी है ना, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये जो आवरण वायु का है ना पृथ्वी की चारों ओर, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये नोट्स में लिखने लायक बात था, लिख लीजिएगा। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। पृथ्वी पर जितना भी जीव जीवित है, इसका कारण क्या है, वायुमंडल है। अगर वायुमंडल नहीं होता ना, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। क्या क्या करता है भाई, यह जो वायुमंडल है ना, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वायुमंडल से ही प्राप्त हुआ। और क्या है, सूर्य की हानिकारक किरण, जो अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रा रे है, बहुत सारा ऐसा किरण है जिससे मनुष्य जाति या जितना भी जीव जंतु है यहाँ पे उसको खतरा होता, लेकिन ये वायुमंडल ही रोक लेती है। यही बात है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अगर ये वायुमंडल की चादर ना होती ना, तो दिन में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता कि सब कुछ यहाँ पे जल के खाक हो जाता, और रात्रि के समय इतना तापमान माइनस में चला जाता, सब कुछ जम के ठंडा पड़ जाता। यही बात बताया गया। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अतः यह जो वायु राशि है ना, वायु राशि जो है, आप देख रहे हैं, देख तो नहीं सकते वायु को, ये जो कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, ये जो महसूस कर सकते हैं वायु राशि, इसी के चलते तापमान क्या है, इतना अनुकूल बना दिया है कि यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है, मतलब रहने योग्य बनाया है। अब जानते हैं वायुमंडल का संगठन क्या है। संगठन समझेंगे। वायुमंडल के संगठक बोलिए, घटक बोलिए, सबका मतलब एक ही है। वायुमंडल के संगठक को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जो हम लोग वायु सांस लेने में उपयोग करते हैं, और आप क्या जानते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, वो सही भी है, लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाता है, वो गैसों का एक मिश्रण है। यही बताया गया है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेकों गैसों का मिश्रण होती है, अनेकों गैसों का मिश्रण होती है। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैस है जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ऐसे तो अनेकों गैस है, लेकिन वायुमंडल में मैक्सिमम गैस जो है, अधिकतम जो गैस है, वो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक, क्या भाई, ये एक सेकेंड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
ये सब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक कौन है सर? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, सबसे अधिक है। इस पाई ग्राफ में, पाई चार्ट में भी आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितना है सर? 21% है। और ये सभी अन्य सभी गैस, क्या आर्गन कितना? 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है सर? 0.03%। अन्य सभी गैस जिसमें जिसमें हाइड्रोजन और सर कई सारे गैस आएंगे, वो 0.04% है। समझे? ये सब बात है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। धूल कण भी ये हवा में मौजूद होता है हमेशा। समझे? चित्र 4.1 में वृत्त रेखा दिया गया है, इसको वृत्त रेखा गया है, इसमें समझाना है, ये समझा भी दिए, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। तो आपसे अगर प्रश्न में पूछ दे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है भाई? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78% है। दूसरा सबसे बड़ा गैस कौन है? ऑक्सीजन, 21% है। ये हो गया 99%। बाकी 1% में सभ्य गैस, जिसमें आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अन्य सभी गैस में 0.04% में सब कोई समा जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन भाषाएं इतना कठिन हो जाता है कि आप अपने से खुद से पढ़ेंगे, शायद एक बार में समझ नहीं आए, तो क्यों अपने से पढ़ना ना? क्या करिए, एक बार कहीं ना कहीं मास्टर यूट्यूब पे हजारों व्यक्ति एनसीईआरटी पढ़ाया है, कहीं एक जगह से पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक बार बुक से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपका जीएस इस स्टैंडर्ड का हो जाएगा कि फिर क्या बताएं हम। चलिए, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये जो नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। हम जो सांस लेते हैं ना, नाइट्रोजन, जितना नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं है हमारे शरीर में, उसको स्वतः बाहर कर दिया जाता है। जो सांस छोड़ते हैं सिर्फ, क्या बोलता है कि आप बचपन में जानते होंगे कि सांस लेते हैं, जैसे सांस लिए, इसके साथ वायुमंडल में जितना भी गैस है ना, सबका मिश्रण गया। समझे? यूज सिर्फ ऑक्सीजन का करेगा, बाकी सबको स्वतः बाहर कर देगा। और जो यूज ऑक्सीजन हुआ है, उस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। समझे? यही बात है। ये नहीं कि ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये बात अतिशयोक्ति लग रहा है, क्योंकि गैसों का मिश्रण हम लोग लेते हैं, लेकिन यूज ऑक्सीजन करते हैं। मानव शरीर को किस गैस की जरूरत भाई? सांस लेने में तो ऑक्सीजन गैस। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये जो पौधा है, पेड़ पौधा है ना, पादप जगत के जितने भी जीव हैं, इसे नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या? नाइट्रोजन के रूप में नहीं, नाइट्रेट के रूप में देखेंगे। वे सभी वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन पौधा वायुमंडल से नाइट्रोजन ले ही नहीं पाता है। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में, जिसे मृदा या मिट्टी तथा कुछ पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसे पौधे से इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसे पौधे इनका उपयोग कर सकते हैं। होता क्या है, बेसिक बात यह है कि वायुमंडल में इतना नाइट्रोजन है, तो पौधा स्वतः नाइट्रोजन ले पाता है वायुमंडल से? तो आंसर होगा नहीं। तो फिर कहाँ से? ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी में कुछ ऐसे जीव हैं, या फिर कुछ पौधे के जड़ में ऐसा जीव है, जैसे आप सुने होंगे दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी वही हाल है, कुछ पौधों के जड़ों में या फिर मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है नाइट्रेट के रूप में। वही नाइट्रेट पौधा अपने लिए यूज कर लेता है। समझे? अब समझ में आया? तो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेगा पेड़ पौधा। यहाँ है ऑक्सीजन वायु से प्रचुरता, क्या भाई, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गैस है भाई। कितना? आप देख भी किए 21% ना थी, 78 और 21 था ना। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं।
मनुष्य और कोई भी एनिमल, जितना भी पशु है, ये सभी वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये जो हरे पौधे, पेड़ पौधे हैं जितना भी ना, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन को क्या करते हैं भाई, छोड़ते हैं। ये बात है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। ये जो प्रक्रिया होता है कि ऑक्सीजन मानव लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लिया, पेड़ पौधा, और ऑक्सीजन छोड़ा, तो नहीं होता, संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पे भी संतुलन बना हुआ है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होगा, अगर वृक्ष काट दिया जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। आज का जो देख रहे हैं ना, क्यों बोल रहा है सरकार, विश्व स्तर पे ये चिंता का विषय बन गया है कि पेड़ पौधा, ये जो पर्यावरण है, ये क्या हो रहा है भाई, कमजोर पड़ रहा है। कैसे, वृक्ष की कटाई से। इसलिए वृक्षारोपण और वन का अधिनियम इतना आया है कि आप वन काटिएगा तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा। तो ये सब जो आधार है ना, इसी से रिलेटेड है, समझे। यहाँ पे क्या है, वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वायुमंडल में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गई ना, तापमान में वृद्धि होने लगेगा। तापमान, वायुमंडल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो तापमान में वृद्धि, और तापमान में वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब बहुत सारी कठिनाइयां धरती पे, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण गैस में से एक गैस है। यह हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। हरे पेड़ पौधे, ये बता भी दिए, हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और जो पशु है ना, पशु मतलब एनिमल जगत के जितने भी जीव हैं जो चल सकता है, बोल सकता है या स्थिर भी है, एनिमल जगत का, एनिमल और प्लांट, यही ना दो चीज है। तो एनिमल ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा, और प्लांट क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन छोड़ेगा। यही बात है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। ये संतुलन आपस में बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ हो जाता है। भाई ये क्या बात बोल रहा है कि ठीक है, ये संतुलन तो बना है, लेकिन इतना सारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जैसे एनटीपीसी है और कुछ भी है, यहाँ पे क्या है, प्रदूषण फैल रहा है। कोयला को जलाया जा रहा है, या फिर अन्य लकड़ियों को, या खाना बनाने टाइम में अन्य लकड़ियों को भी जलाया जाता है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ये जो वाहन इतना है, इसका भी धुआं से दिक्कत है, तो इससे संतुलन बिगड़ जाता है। नॉर्मल सब कुछ होता, मनुष्य और सिर्फ पादप होता, संतुलन बना होता, लेकिन मनुष्य अपने सुविधा अनुसार इतने चीजों का निजात कर दिया गया है, मनुष्यों के द्वारा इतने चीज बना दिया गया है। जैसे आप एनटीपीसी, कोयला को जलाया जा रहा है, लकड़ी को कहीं जलाया जा रहा है, ये सब से क्या होता है भाई, संतुलन बिगड़ रहा है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी करते हैं। कौन, मनुष्य जो है, मनुष्य अपना इंडस्ट्री लगा के करोड़ों टन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते रहती है प्रति वर्ष। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, तो मौसम के जलवायु को परिवर्तन कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाता है यहाँ पे। सिंपल सा बात है। वायुमंडल की संरचना को जानते हैं हम लोग, देखेंगे वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। ये जो हमारा वायुमंडल है ना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पृथ्वी के, ये पहले भी हो चुका है क्लास 7th में भी,
अभी भी फिर इसका 6 में फिर से दोहरा देते हैं 7th में ना जी। ये 5 परत कौन कौन है पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी से ऊपर जाते जाते। पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। हम लोग जो रहते हैं, जितना भी पेड़ पौधा या जो भी जीव जंतु यहाँ पे रहता है, वो किस मंडल में रहता है भाई? क्षोभ मंडल में रहता है। समताप मंडल, यहीं पे हवाई जहाज उड़ेगा। इसी मंडल में ओजोन परत है, समताप मंडल में ओजोन परत है। मध्य मंडल है एक, वायुमंडल है एवं बहिर्मंडल है। तो कितना मंडल हो गया? क्षोभ मंडल 1, समताप मंडल 2, मध्य मंडल 3, बहिर्मंडल 4 एवं वायुमंडल 4 और बहिर्मंडल 5 हो गया। ये चित्र 4.2 में भी दिखाया गया है, इसे भी देख लेते हैं। देखते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। क्षोभ मंडल है, हिमालय एवरेस्ट चोटी देख रहे हैं, एवरेस्ट चोटी क्षोभ मंडल के ऊपरला सीमा तक पहुंच गया है, समझे। हवाई जहाज कहाँ जाता है? हवाई जहाज समताप मंडल में चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं, हवाई जहाज का भी चित्र दिखाएगा। ओजोन परत भी इसी समताप मंडल में है। फिर मध्य मंडल आ जाता है, फिर बहिर्मंडल हो जाता है, फिर वायुमंडल हो जाता है, फिर बहिर्मंडल हो जाता है। तो ये है क्या? वायुमंडल की संरचना, समझे। ये है वायुमंडल की संरचना। चलिए, अब क्षोभ मंडल को समझते हैं। किसे समझते हैं? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को समझते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये जो क्षोभ मंडल है ना, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, हम लोग धरती पे हैं, धरती से 13 किलोमीटर तक औसतन ऊंचाई है। ये घटते बढ़ते रहता है, बाद में इसे समझेंगे। विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है और ध्रुव पे कितना है, फिर किधर से घटते जाता है, किधर से बढ़ते जाता है, सब पहलू को बाद में समझेंगे। फिलहाल इसी चैप्टर को ढंग से समझते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। किसकी भाई? क्षोभ मंडल की ऊंचाई। हम इस मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, इसी मंडल में, क्षोभ मंडल के वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहार, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। ये जो वर्षा, तापमान में गिरावट, ये जो क्या है, वर्षा, कोहरा, ठंड, जाड़, झड़, वर्षा होना, ये सब कुछ कहाँ भाई? झाड़ पड़ना। हम लोग क्या बोलते हैं भाई गांव घर में? बारिश को बोले झाड़ पड़ा लगले ना, तो ये बात होता है। चलिए उसको छोड़िए, बारिश होना ना, बारिश जब कुछ इसी मंडल में होता है, तो अंततः यह कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग जो सांस लेते हैं इसी क्षोभ मंडल से, एवं मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होता है सब क्षोभ मंडल में ही होता है। मौसमी घटनाओं में सभी मौसम आ जाएगा। अब चलते हैं समताप मंडल को देखते हैं। क्या किसे देखते हैं भाई? समताप मंडल को देखते हैं, समझते हैं। समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये जो क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल देखें आप, क्षोभ मंडल देखें औसतन 13 किलोमीटर तक, लेकिन उसके बाद क्या है सर? वही तो बात है, उसके बाद समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये जो समताप मंडल है ना, पृथ्वी के ऊंचाई से लगभग 50 किलोमीटर तक के ऊंचाई तक फैला हुआ है। कहां से? 13 से 50 के बीच पृथ्वी है। पृथ्वी से कितना भाई? पृथ्वी से 13 तक तो कौन हो गया? क्षोभ मंडल। यहां से फिर यहां से 50 किलोमीटर तक क्या हो गया? समताप मंडल। तो कितना आसान है। ये नहीं कि यहां से आप जोड़ने लगेगा 50 किलोमीटर ना, यहीं से जोड़ना है, समझे। मंडल कहलाती, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई से फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ये जो मंडल है समताप मंडल, यहाँ पे बादल नहीं पाया जाएगा। कोई भी मौसमी घटनाएं, कोई भी हलचल समताप मंडल में नहीं होगा। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? नहीं मौसम घटना, ना आंधी है, ना तूफान है, ना वर्षा है, ना ओलावृष्टि है, जब कुछ नहीं है, जब समान सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या उड़ाएंगे हम लोग? हवाई जहाज उड़ाएंगे। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या है?
उपयुक्त वातावरण तैयार है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में एक गैस है, गैस का नाम ओजोन 3 यानी O3 गैस है, ओजोन गैस है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है ना, अल्ट्रावायलेट रे, ये जो मंडल है समताप मंडल में ओजोन गैस यह गैस अवशोषित कर लेती है और वो पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पराबैंगनी किरण पहुंच पाता पृथ्वी तक तो कोई जीवन संभव ही नहीं हो पाता। समझे क्यों? क्योंकि स्किन कैंसर से मर जाता लोग। समझे, कैंसर हो जाएगा सबको, स्किन कैंसर। तो इसलिए ओजोन परत जरूरी है। मध्यमंडल को समझते हैं। मध्यमंडल क्या है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह वायुमंडल की जो मध्यमंडल है वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कौन? समताप मंडल, मध्यमंडल 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। समताप मंडल के ऊपर है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये जो मध्यमंडल है ना, आप लोग देखे होंगे छत पे सोते हैं तो ना बोलते हैं कभी कभी तारा टूट रहा है। भाई तारा नहीं है, वो उल्का पिंड है। कभी कभी जब प्रवेश करती है पृथ्वी के वायुमंडल में तो मध्यमंडल में पहुंचते ही वायुमंडलीय घर्षण से उसमें आग लग जाता है और यहीं जल के भस्म, धरती तक आइयो नहीं पता। अब कुछ उल्का पिंड पहुंच जाता है तो उसका व्याख्या बाद में करेंगे। समझे, कुछ पहुंच जाता है लेकिन मैक्सिमम जल के नष्ट हो जाता है। ऊपर ही 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैला है मध्यमंडल। समझे, ऊपर में टूट फूट के जो उल्का पिंड है सड़कल जाता है। समझे, तो मध्यमंडल का विशेषता आपको समझ में आया। अब क्या है भाई? बाह्यमंडल क्या है? बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। अब मान लीजिए जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ेंगे घनत्व भी वायुमंडल में कम हो जाएगा और तापमान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अत्यधिक तापमान की तीव्रता होती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसी वायुमंडल में ही एक मंडल है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये जो आयन मंडल या वायुमंडल है ये 80 किलोमीटर से पृथ्वी के 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पे क्या? आयन गैस की प्रधानता है। समझे, रेडियो संचार, हम लोग जो रेडियो टीवी कुछ भी देखते हैं ना, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इस परत का जो आयन मंडल का उपयोग होता है किसके लिए हम लोग करते हैं? रेडियो संचार के लिए करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। मतलब नहीं समझ में आया सर? ये पृथ्वी पर है, यहाँ पे एक रेडियो टावर है। जब टावर का सिग्नल, यहाँ रेडियो बजा रहे हैं आप ना, यहाँ पे रेडियो बजा रहे हैं आप, तो टावर से डायरेक्ट सिग्नल यहाँ नहीं आया है। टावर से डायरेक्ट सिग्नल अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में कहाँ तक? पूरा अंतरिक्ष में नहीं। ये है वायुमंडल परत, जिसमें क्या है? वायुमंडल में एक आयन गैस है। इसे आयन मंडल भी कहते हैं। इसी आयन गैस से टकरा के यहाँ से वापस आके आपके रेडियो तक पहुंचती है। समझे, तो ये बात है। ये नहीं कि सर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गए ना, ऐसा बात नहीं है। यहाँ से आयन मंडल में टकराएगी। आयन मंडल में ये जो रेडियो की किरण टकराती है, रेडियो किरण, वो पुनः वापस भेज दिया जाता है। तो रेडियो प्रसारण के लिए कितना जरूरी है आयन मंडल। अगर आयन मंडल नहीं होता शायद रेडियो सुनना संभव नहीं हो पाता धरती पे। वैज्ञानिक कुछ और तलाश लेता उसके लिए, मतलब ना, संभावना तो पृथ्वी पे तलाश ही लेता वैज्ञानिक लोग, लेकिन फिलहाल रेडियो के लिए आयन मंडल आवश्यक है। समझे, यह पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल देखते हैं। क्या है? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बहिर्मंडल किसे कहते हैं? सिंपल सा बात है, एक शब्दों में वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। समझे, तैरती रहती है।
हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, जो जो हल्का हल्का गैस है वहीं पे होगा। इसलिए हीलियम गैस जिस भी गुब्बारे में भर दिया जाता है देखते हैं ऊपर जाने लगता है, क्योंकि वो हल्का है। सबसे घनत्व तो बहुत कम होगा, सघनता बहुत कम है। कहाँ पे? बहिर्मंडल में। कुछ ज़्यादा नहीं जानना था उसमें, कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। चलिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे दो भाग में कंप्लीट करेंगे, दो भाग में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मौसम एवं जलवायु से शुरू करेंगे और मौसम एवं जलवायु में सब कुछ खत्म कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्त को भी बताइए, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त को भी बता दीजिएगा, शेयर किया कीजिए, वीडियो शेयर किया कीजिए, गुरु दक्षिणा समझ के शेयर कर दिया कीजिए। आपसे कोई फी नहीं लिया जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, दो दोस्त को शेयर कर दीजिए, बोलिए एनसीईआरटी देखा करो, मास्टर ठीक पढ़ाते हैं। अगर आपको इस पढ़ाई में थोड़ा कमी दिख रहा है तो आप बताइए कहाँ पे कमी रह गया है, उसमें सुधार करेंगे हम। आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं हम। तो किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, प्रतिक्रिया दिया कीजिए, समझे। चलिए, जय हिंद, जय भारत भाई।